नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर है, कानून की तालिबा की मुबैना आबरूरीजी का ये मामला है। स्वामी चिन्मय आनंद को जमानत दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मय आनंद को जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, स्वामी चिन्मय आनंद को जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मय आनंद को जमानत दे दी है। इनके साथ मामला था, कानून की तालिबा की मुबैना आबरूरीजी का इन पर केस था और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कानून की तालिबा की मुबैना आबरूरीजी के मामले में जो मुलजिम है स्वामी चिन्मय आनंद, उन्हें जमानत दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से चिन्मय आनंद को जमानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मय आनंद को जमानत दे दी है। कानून की तालिबा की मुबैना आबरूरीजी के मामले में इन पर केस था और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। नाज़रीन, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मय आनंद को जमानत दे दी है। चिन्मय आनंद पर कानून की तालिबा के साथ मुबैना आबरूरीजी का मामला जुड़ा है। तो बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मय आनंद को जमानत दे दी है। जो कि इस्मत रिजी के मुलजिम है, कानून की तालिबा के साथ उन्होंने मुबैना आबरूरीजी का जो मामला है उन पर ये केस लगा है। तो हमारे रिपोर्टर मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़े हैं। मुश्ताक, क्या मजीद तफसीलात इस वक्त देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बहुत बड़ी खबर है कि चिन्मय आनंद को स्वामी चिन्मय आनंद को बेल मिल गई है और ये शाहजहांपुर की एक तालिबा थी एलएलबी की, उन्होंने उन पर जो है रेप का और जिनसी हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था और गुज़श्ता 16 नवंबर को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जो है रिजर्व कर लिया था। जो बेल एप्लीकेशन उन्होंने दी थी चिन्मय आनंद की तरफ से, उस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था, रिजर्व कर लिया था और आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए एक अहम फैसला जो चिन्मय आनंद को राहत मिली है, उनको बेल मिल गई है शाहजहांपुर रेप केस में और हैरेसमेंट केस में। तो एक बहुत बड़ी खबर है और चिन्मय आनंद के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि एक इंतजार था चिन्मय आनंद ने। यहाँ मैं बता दूं कि उन्होंने एक बीच में एक और अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शॉर्ट टर्म बेल मिल जाए, यानी आर्जी बेल उन्हें दे दी जाए अगर उन्हें कोई मुस्तकिल बेल नहीं मिल रही है। तो वो अर्जी भी खारिज हो गई थी, लेकिन आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा था उसको सुनाते हुए चिन्मय आनंद को बेल मिल गई है, उनको जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी राहत है चिन्मय आनंद के लिए और इस पूरे मामले में जिसको वो फेस कर रहे हैं। और अब ये देखना ये होगा कि आगे इस मामले में किस तरह से हाई कोर्ट समाअत करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, बड़ी खबर है, कानून की तालिबा की मुबैना आबरूरीजी के मामले के हवाले से जो है स्वामी चिन्मय आनंद को जमानत दे दी गई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। शाहीन बाग में जारी एहतिजाज के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर सकता है। आइंदा जुमे को सुप्रीम कोर्ट वकील अमित साहनी की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि सड़क जल्द खाली कराई जाए और एहतिजाज के दौरान की गई तकरीरों की जांच की जाए। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस ने फायरिंग के मुजरिम को एक दिन में पकड़ने की बात कही थी, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। कल जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 पर 2 शरपसंदों ने फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने फायरिंग की और फरार हो गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जामिया फायरिंग मामले में जुनूब मशरक़ी दिल्ली के डीसीपी कुमार ज्ञानेश ने कहा कि गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमें तहरीरी शिकायत मिली जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। सर हिंदी में है।
कल रात में करीबन 12 बजे मीडिया के थ्रू ही हमें मालूम चला कि एक गोली चलने की इंसिडेंट हुई है। तुरंत SHO जामिया जिनका जुरिस्डिक्शन बनता था उनको मौके पर भेजा। वहाँ पर पहुँचे तो इनिशियली कोई खोल या एम्प्टी कार्ट्रिज नहीं मिला, लेकिन भीड़ वहाँ जो इकट्ठी थी वो तुरंत थाने में आ गई काफ़ी भारी संख्या में, और उन्होंने FIR की डिमांड की और एक रिटन स्टेटमेंट आया। उसी स्टेटमेंट बेस्ड हमने FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। एज ऑफ नाउ हमने स्टेटमेंट पर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जैसा मैंने कहा, एम्प्टी कार्ट्रिज या खोल नहीं मिला, हम CCTV स्कैन कर रहे हैं और इसको इन्वेस्टिगेशन को फर्दर बढ़ा। ठीक है सर, थैंक यू। उधर जामिया फायरिंग मामले के गूंज लोकसभा में सुनी गई। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को पूरी शदुमत के साथ उठाया। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया? शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, ऐसे बीसी को निकालो। वहीं कांग्रेस रुकन पार्लियामान अधीर रंजन ने जामिया फायरिंग पर कहा कि मरकजी हुकूमत गोली से बोली बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये लोग नकली हिंदू हैं, असली नहीं। गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते। ये विषय पर ये नकली हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू होने से गोली से नहीं खून किया जाता। इस बीच बीजेपी लीडर अनंत कुमार हेगड़े के बयान की कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने सख्त तनकीद की है। राज बब्बर ने कहा कि जंग आजादी से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के बयान बीजेपी के लीडर दे रहे हैं। आपकी एक्सेस होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आप प्रधानमंत्री जी से पूछें, क्योंकि गांधी के नाम पर वो गांधी की नीतियों पर, गांधी के विचारों पर अपनी बार बार बात करते हैं, देश में भी और विदेश में भी। और गांधी को वो सिर्फ स्वच्छ भारत के उस ब्रांड के तरह से जानते हैं। ये राय जो उनका व्यक्ति जो दे रहा है, उनका सांसद जो दे रहा है, मैं उसकी काबिलियत पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो कितना काबिल आदमी है, लेकिन इतिहास का जानकारी या फ्रीडम मूवमेंट की जानकारी बीजेपी के किसी भी सदस्य को है नहीं, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं रहा उस मूवमेंट से। उनका कोई उन विचारों के साथ में जो दुर्भाग्य है कि वो तो अंग्रेजों की मदद करते रहे। जिस सोच के साथ में वो पैदा हुए हैं, RSS, उसने भी अंग्रेजों की मदद करने के लिए 38 से लेकर और 42 तक खुलकर साथ दिया अंग्रेजों का। उधर नौजवान आज़ाद हिंद फौज की तरफ और गांधी की उस भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में जुड़ रहे थे, और ये इधर से अंग्रेजों को मदद कर रहे थे, नौजवानों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए दावे कर रहे थे। तो ऐसे लोग जिनका शिजरा, जिनकी जन्म कुंडली, जिनका अपना इतिहास इतना मतलबी और डरपोक रहा हो, उनसे आप गांधी के बारे में क्या बात करना चाहते हैं और गांधी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? वहीं हेगड़े के मुतनाज़ा बयान पर बेंगलुरु में कांग्रेस ने एहतजाज किया। उन्होंने अनंत कुमार हेगड़े के पोस्टर पर जूते चप्पल बरसाए। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पहली चुनाव रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये रैली कड़कड़डोमा में होगी। अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कड़कड़डुमा के CBD ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज जो है वो स्टेज तैयार है। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक पोस्टर लगा हुआ है। साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मनोज तिवारी, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के जो जितने भी लोग सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, साथ ही साथ विजय गोयल जो राज्यसभा से सांसद हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। और दोनों
दोनों ही ओर, जो मंच के दोनों ही ओर आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के पोस्टर में यहाँ पर लगे हुए, उनकी तस्वीरें लगी हुई है और साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है दिल्ली के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में लोगों को संबोधित करने की है और उनकी कोशिश भी यह रहेगी जो केंद्र सरकार के कामकाज है उनको बताया जाए और साफ तौर पे कहा जाए कि अगर दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो काम बेहतर तरीके से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं या फिर अन्य जो बीजेपी के नेता है वो लगातार कहते रहे हैं कि दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, जिसके कारण दिल्ली का विकास नहीं होता है। तो दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर रैली करेंगे और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुतनाज़िया शहरियत कानून NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुराने शहर विजयवाड़ा के भवानीपुरम कुमारवाड़ी पालम सेंटर से बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में मर्द ख़वातीन के अलावा सियासी पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। रियासती वजीर AV श्रीनिवास और CPM लीडर बाबू राव ने रैली में शिरकत की। AV श्रीनिवास ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों के साथ है। इस मौके पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ नारे लगाए गए और रियासती हुकूमत से असेंबली में करारदाद मंजूर करने की अपील की। CAA కావచ్చు, NRC కావచ్చు, NPC కావచ్చు ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దేశంలో అందరూ కూడా బయట రావడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు. అదేవిధంగా మా పార్లమెంట్లో కూడా మా మితిన్ రెడ్డి గారు MP గారు కూడా మా ఫ్లోర్ లీడర్, మా పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షులు అయిన వారు కూడా రేపు ఈ బిల్లు వస్తే కనుక మేము అడ్డుకుంటామని చెప్పని ఏదైతే వారు చెప్పారో దానికి, ఎందుకంటే ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చెప్పని, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే బడుగు బరుగా BC, SC, ST, మైనార్టీ అందరికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మొట్టమొదటిగా 50% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ చట్టం చేసిన వ్యక్తి. అటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళ సైడే ఉంటుందని కూడా మేము తెలియపరచుకుంటూ ఈరోజు ఈ ర్యాలీలో ఇంతమంది వచ్చిన నా సోదరులు అందరికీ కూడా CAA, NPRలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఉద్యమంలో మంత్రి గారు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు కూడా పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరం. అయితే గతంలో పార్లమెంటులో TDP, YCP పార్టీలు బిల్లును మద్దతునిచ్చినాయి. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయటం ద్వారా ఇప్పటికి 4 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు. 13 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రకటించారు. ఈ రాష్ట్రంలో NPR అమలును అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయటం ద్వారానే ఇది ఆగుతుంది. కాబట్టి మంత్రివర్యులు చొరవ తీసుకుని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయించాలని, ఇప్పటికి పార్లమెంట్లో జరిగినటువంటి ఓటింగ్కి మద్దతునిచ్చేందుకు ప్రజలకు కూడా వివరణిస్తే వారి చిత్తశుద్ధిని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి రాబోయే కాలంలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రంలో అన్ని పార్టీలు కలిపి ఒక ఐక్య ఉద్యమం చేయడానికి కూడా అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేయాలని చెప్పేసి అందరి తరఫున కోరుతాం. जालिमाना कानून बना है CAA, NPR और के यह कानून के वापसी के तरफ हम लोग मांग कर रहे हैं और ये मांग के वास्ते हम लोग पूरे आज मुस्लिम खवातीन रोड के ऊपर आ चुके हैं। दिल्ली से लेकर हर गली तक, हर जगह शाहीन बाग के नाम के ऊपर हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चल रहे हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट कोई भी किस्म का एक्शन नहीं ले रही और ये एक्ट को वापस भी नहीं लिया जा रहा है। और ये जहाँ पे हिंदुस्तान जो गांधी जी पैदा हुआ मुल्क है और अहिंसावाद के रास्ते के ऊपर चलते हुए यहाँ पे आज़ादी हासिल करें, हम हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करें, वैसे मुल्क के अंदर JNU के स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग हुई है और जहाँ पे प्रोटेस्ट करना हिंदुस्तान का, हर हिंदुस्तान का पहला हक है। उसके ऊपर की भी शाहीन बाग के अंदर जो खामोश बैठ के औरतें, उनके ऊपर भी फायरिंग की गई है, जबकि प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल है। और आर्टिकल 14 और 15 जिसके अंदर कोई भी मजहब के मानने वाले रहो, हर एक को बराबरी के हुकूक मिले जाते हैं, वैसे इसके अंदर आज हमारे ऊपर वो कानून के अंदर जो दस्तूर है, दस्तूर हिंद के अंदर मदाखलत की जा रही है। ऑलरेडी ये एक्ट आने के बाद क्या होने वाला है उसका हाल हम आसाम स्टेट के अंदर देख चुके हैं। उसके अंदर आसाम में 19 लाख लोग अपनी शहरियत खो चुके हैं। उसके अंदर वहाँ पे राष्ट्रपति जो काम करे हैं
फखरुद्दीन अली अहमद उनके खानदान वाले के लोग हैं, और अनवरा तैमूर 3 बार चीफ मिनिस्टर का काम कर चुकी है, उनका नाम निकल गया है। ऐसे बड़े बड़े लोगों, पढ़े लिखे लोगों के नाम ही निकल चुके हैं, तो आम पब्लिक की हालत क्या होने वाली है। और जबकि मुल्क के अंदर 3 वक्त खाना खाना भी मुश्किल है लोगों को, और फ्लड्स की वजह से, सैलाब की वजह से हर साल लोग घर बार हर चीज लोग खो चुके हैं। वैसे जगह पे अपने लिए अपने शोहरियत को बचा के रखना, बताना कितना, ये देखिए कितना आज ये हालात की वजह से मुसलमान औरतें पूरे रोड के ऊपर आ चुके हैं। और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो ऐड को वापस लिया जाए। एनआरसी, सीएए, एमपीआर से मुसलमानों को आप खत्म करना चाहोगे तो आप खुद, आपकी प्रॉपर्टी खुद खत्म हो जाएगी। लिहाजा हम मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरन एनआरसी, एमपीआर, सीएए बिल जो है उसको फौरन रद्द किया जाए। तो काला कानून लेके आके मुसलमानों के ऊपर रखना बोल के समझते हैं, ये कभी नहीं चलेगा। ये अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर लिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना छेड़छाड़ करने का इरादा ये है। ये कभी भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को खराब करने का काम करेंगे तो खुद मिट जाएंगे, मगर कानून नहीं मिटेगा। तेलुगु रियासतों एपी, तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन पर 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच पर समाअत हुई है। मुस्लिम तंजीमों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमत से इस केस में कामयाबी के लिए मौसर नुमाइंदगी की अपील की है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला आंजहानी वाईएसआर शेखर रेड्डी ने पसमानदा मुसलमानों को तालीम, रोजगार, मुलाजमत और दीगर शोबों में 5% रिजर्वेशन फराहम किया था, लेकिन रिजर्वेशन 50% से जायद होने पर रिजर्वेशन को 4% किया गया। तब से आज तक दोनों तेलुगु रियासतों में पसमानदा मुस्लिम तबका 4% रिजर्वेशन से फायदा हासिल कर रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर राजशेखर रेड्डी साहब ने जो 4% रिजर्वेशन दिया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख को नंबर 1 पे कोर्ट नंबर 3 में लिस्ट होने वाला है। हम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हुकूमत आंध्र प्रदेश और हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करते हैं कि वो इमीडिएट अपने एडवोकेट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको अलर्ट करे और मुस्लिम रिजर्वेशन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इमीडिएट एक्शन में आए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एग्जीक्यूट होना और उसमें इमीडिएट से ये केस को जो है लिस्ट में नंबर 1 पर लाना, ये कोई साजिश नज़र आ रही है। हम हुकूमत आंध्र प्रदेश और हुकूमत तेलंगाना दोनों को हम अलर्ट करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, ये अब खतरे में पड़ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ये रिजर्वेशन मारा जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दोनों हुकूमतों पर होगी, क्योंकि उन्होंने अब तक जो है उसका सही तरीके से नोटिस नहीं लिया है। राजशेखर रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन दिए थे, वो कोर्ट में चल रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे आने वाला है। इसके मतलब से सीएम, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम इस पे ध्यान दे के इस बिल पे, इस कोर्ट कार्रवाई में कहा भी कमी नहीं सका, ये कोर्ट में विन होने के सोर्सेस देखना चाहिए। हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद जनाब जगन राजशेखर रेड्डी भी इस कार्यक्रम को जरूर साथ देकर हमारे मुसलमान वो जबान दिए हैं, मुसलमानों को कोई भी धक्का है तो मैं साथ रहूंगा, मुसलमानों के साथ रहूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद साहब और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब, इन दोनों हमदर्द बनकर हमारा ये रिजर्वेशन अगर जो फेल होगा तो भी दिल खोल कर उसको फाइट करके आगे लाते बोल के उम्मीद करते हुए मैं इस बात को रखता हूँ। वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की भरपूर कोशिशों के बाद जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को अता किया गया, पूरी मुस्लिम कौम उसके ऊपर उम्मीद करते हुए दुआएं कर रही है कि फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत आ जाए। इसी मोहब्बत में जगन मोहन रेड्डी को हम फिर वापस इख्तिदार में ला चुके हैं। अगर उनका इख्तिदार बाकी रहना चाहे तो हमारा 4% रिजर्वेशन फाइट करके किसी भी तरह रोकने की हम उम्मीद और गुजारिश करते हैं। मुल्क के मेट्रो शहरों की तरह अब मंदिरों के शहर जम्मू में भी मेट्रो रेल सर्विस शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मरकजी सरकार को भेज दी गई है। ये प्रोजेक्ट 4 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट।
कारोबारियों को माकूल मुआवजा और जगह फराहम की जाएगी। जो सर्वे आई थी वो 50 से 60 कनाली प्राइवेट लैंड आ रही है, बाकी सारी गवर्नमेंट लैंड है। और उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी एक रिव्यू मीटिंग में सबसे पहले यही पिन पॉइंट किया था कि ये जो रास्ते में आपके रेजिडेंशियल आ जाएंगे, कमर्शियल, उसके लिए क्या हमारा प्लान है। तो हमारा प्लान 2 फोल्ड है। एक तो हम लैंड ऑब्वियसली कंपनसेशन को देंगे ही देंगे जो 4 टाइम्स होगा मार्केट वैल्यू का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स है। और दूसरा हम कोशिश करेंगे, हम वो पार्सल ऑफ लैंड भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 4-5 पार्सल हम लोगों ने देखे हुए हैं जहाँ पे हम उनको रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। सपोज एक शॉपिंग 10 दुकानें जाती हैं, अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसपास ही बना पाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में शॉप्स जो हैं उनको पहले अलॉट कर देंगे। जम्मू शहर के आम लोग सरकार के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। उनका कहना है कि सर्विस से न सिर्फ आम लोगों का वक्त बच जाएगा बल्कि उन्हें आरामदेह सफर की सहूलियात भी मैसर रहेंगी। वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का जल्द इजाला हो सके। जैसे कि हम दिल्ली में, बॉम्बे में, मेट्रो सिटीज़ में हम देखते थे कि एक सोर्स ऑफ कन्वीनियंस है, बहुत ही कंफर्टेबल सोर्स रहता था, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग एक सोर्स रहता था। तो हम भी सोचते थे, ड्रीम करते थे कि हमारे शहर में भी ये चीज़ें बने, ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आए। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है इस पे और एक्सपेक्टेड है कि जल्द से जल्द बोल भी रहे हैं कि काम स्टार्ट होने की संभावना है। और मोर ओवर जिन एरियाज़ को इन्होंने सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थे, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हम अक्सर उस एरिया में ट्रैवल करते थे। तो अब होपफुली उस एरिया में मेट्रो रेल चलने से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। बहुत जगह पे बार बार ब्रेक्स लगाती हैं, रुकना पड़ता है और उसी में हमारा टाइम चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट होता है, दिल्ली में जैसे मेट्रो है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत जल्दी कहीं पे भी जाना हो तो जल्दी से जल्दी हम पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे हो जाता है तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 50% खर्च मरकजी सरकार जबकि 50% खर्च गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। अभी तक दिल्ली और मुल्क की दीगर चंद शहरों की मेट्रो रेल में कभी कभार सफर करने वाले जम्मू के लोग अब इस बात से खुश हैं कि वो 4 साल के अरसे के बाद अपने ही शहर जम्मू की मेट्रो रेल में सफर कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू हो ताकि जम्मू के लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हो। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में रवा मौसम सरमा में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। एक दहाई बाद इतनी भारी बर्फबारी हुई है। अब जबकि चिल्ला कलान खत्म हो गया है, महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा दिनों मौसम में सुधार आएगा। आप देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वादी कश्मीर के लोगों के लिए यह मौसम सरमा काफी शदीद रहा है। एक जानिब श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। चिल्लाई कलां के दौरान 6 मौकों पर भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। साल 2006 के बाद सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में 4 फुट और श्रीनगर में 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक गुज़िश्ता नवंबर में मामूल से 300 गुना ज्यादा बर्फबारी हुई। वाज़ेह रहे कि नवंबर की बर्फबारी से कई मेवा बागात को भारी नुकसान हुआ है। नॉर्थ कश्मीर के बहुत सारे जगहों खास करके कुपवाड़ा, बारामूला, हंदवाड़ा वगैरह में एंड जो भी नॉर्थ कश्मीर है और पीर पंजल के चंद जगहों पे बहुत हेवी स्नोफॉल हुआ, इंक्लूडिंग श्रीनगर में भी 1 से लेके 1.5 फुट तक बर्फबारी हुआ है। और श्रीनगर और जो सेंट्रल एंड नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ बर्फ भी हुआ है। अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग की मैं बात करूँ तो श्रीनगर में इससे पहले जितना हेवी स्नोफॉल हुआ था वो 2006 में होता है। कुपवाड़ा में काफ़ी हेवी स्नोफॉल हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ 24 घंटे में जितना बर्फ होना चाहिए वो अभी तक का पिछले 30-40 साल में अभी तक जितना हुआ है ये रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी इतना हुआ है। कश्मीर के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। हालांकि रात में पारा कम ही रह रहा है, ताहम दिन के टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे हमने पहले ही बोला था कि अभी हफ्ता 10 दिन अभी भी कोई खास ऐसे ज़्यादा वो नहीं है। मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है, खुशगवार। अभी दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते रहा है। अभी आने वाले दिनों में टेम्परेचर में और राइज होगा। मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा
तो दिन का दर्जा हरारत अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, यानी कि आप गर्मी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगे। मौसम सरमा में बर्फबारी को महकमे ज़राअत और बागबानी के लिए सूदमंद माना जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलने से पानी पीने के साथ साथ आबपाशी जरूरतों को पूरा करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।